आज हम बात करेंगे वेब ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। और वेब ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि वेव फ्रंट क्या होता है। पहली बात तो वेव फ्रंट होता है क्या है, बेसिकली क्या है, ये लोकस है, किन पॉइंट का लोकस है, जो सेम फेज में पॉइंट होंगे उन सब का लोकस होता है वेव फ्रंट। कहने का मतलब क्या है, देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये कोई सोर्स है, ठीक है, ये कोई सोर्स है। तो सोर्स से क्या होंगे, लाइट निकलेंगी, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है रे ऑप्टिक्स में, उसके अकॉर्डिंग जो इससे लाइट निकलेंगी वो कुछ ऐसे निकलेंगी, देखना। आई थिंक कुछ ऐसे लाइट इससे निकलनी चाहिए, ऐसे। सही है, अरे सही है। हाँ ठीक है, लाइट ऐसे निकलेंगी, ठीक है। अब वेवफ्रंट को समझाने के लिए बेसिकली हाइजेंस रूल आता है, ठीक है। लेकिन हाइजेंस प्रिंसिपल से पहले मैं वेवफ्रंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास ये लाइट सोर्स है, ठीक है, जो कि पॉइंट है, मतलब पॉइंट लाइट सोर्स है, इसकी वजह से हमारी जो रे होंगी वो ऐसे निकलेंगी, ठीक है। एक बार के लिए अगर आप इन रे को वेव मान लो, ठीक है, अगर एक बार आप इन रे को वेव मान लो, देखो, जो हाइजेंस था ना, वो भी यही कहते थे कि ठीक है, रे ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि रे पर आपके पास जो भी पॉइंट सोर्स हैं, ये पॉइंट सोर्स एक दूसरे से इंटरफेरेंस करते हैं। मतलब ये लाइट सोर्स जो आगे बढ़ रही हैं इस वे में, स्ट्रेट लाइन में, ये आपस में इंटरफेरेंस करती रहती हैं, और इस प्रकार से हमारा रे वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इनको एक वेव मानो एक बार के लिए, तो वेव कैसे चलेगी, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे चलेगी वेव, देखना। अरे अगर वेव मानेंगे तो ऐसे चलेगी ना। हाँ ठीक है, खुशी, गरिमा, हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर हम वेव मानेंगे तो वेव ऐसे आगे बढ़ेगी। अब करना क्या है ना, जो सेम फेज के पॉइंट है उन सबको आप मिला लो। तो उनको मिलाने पर जो भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो वेव फ्रंट है, ठीक है। ऐसे आपको सब पर बनाना पड़ेगा वेव, मैं केवल तीन चार पर बना करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखना स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब सेम फेज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये एक वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव ये है, ठीक है, दूसरी वेव मेरे पास ये है। तो सेम फेज का मतलब क्या है, यहां पर कितना है फेज, जीरो, यहां पर कितना है, जीरो, ठीक है। यहां पर कितना है पाई, और यहां पर कितना है पाई, ठीक है, और यहां पर कितना है टू पाई, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी कितना है टू पाई, ठीक है, और यहां पर कितना है पाई बाई टू, ठीक है, और यहां पर भी कितना है पाई बाई टू। तो सेम फेज के पार्टिकल को मिलाने का मतलब यह है कि जीरो वाले फेज के पार्टिकल को जीरो फेज वाले पार्टिकल से मिलाओ, पाई बाई टू वाले को पाई बाई टू से मिलाओ। तो देखना, मैं मिला रहा हूं, सही है कि गलत है। मैं पाई फेज वाले पार्टिकल को देखना ज्वाइन करता हूं, ये सब पाई फेज वाले पार्टिकल है, ठीक है। तो इनको आप ज्वाइन करो, क्या लगता है कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, सर्कुलर, ठीक है। आपको एक स्फेरिकल या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। उसी प्रकार देखो, आप टू पाई वाले को ज्वाइन करो, ठीक है, ये आपके पास टू पाई वाले हैं। तो इनको ज्वाइन करोगे, इन सारे पॉइंट को, तो अगेन आपको स्फेरिकल ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो भी वेव फ्रंट बनता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। हाँ, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, ठीक है। अब उसी प्रकार मान लो मेरे पास कल को एक लाइन सोर्स है, देखना, अगर मेरे पास एक लाइन सोर्स है ये, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन सोर्स है, ठीक है। अब मुझे बताना, ठीक है, ध्यान समझना, हुआ क्या है। अगर मेरे पास ये एक लाइन सोर्स है, तो एक लाइन सोर्स की वजह से वेव फ्रंट कैसा बनेगा, एनीवन। एक लाइन सोर्स की वजह से वेव फ्रंट कैसा बनेगा, एनी गेस। हाँ, सिलेंड्रिकल बनेगा ना। देखो, अगर मेरे पास ये एक लाइन सोर्स है, ध्यान समझना, अगर मेरे पास ये एक लाइन सोर्स है, ठीक है, आप एक प्लेन इमेजिन करो कुछ ऐसा, ठीक है, देखना, आप एक ऐसा कुछ प्लेन इमेजिन करो, ठीक है, और उसी प्रकार आप कुछ यहां पर एक नीचे ऐसा ही प्लेन इमेजिन करो, ठीक है। तो ये वाला जो सोर्स है ना, ये वाला जो पॉइंट सोर्स है, देखो ये वाला, इस पे देखो बहुत सारे पॉइंट सोर्स है। अरे ये ऐसे लाइन है,
तो इस पे बहुत सारे सोर्स हैं। मैं आपको इन दो सोर्स को दिखा रहा हूं, एक इस वाले को और एक इस वाले को, और इसको चारों तरफ आप एक इस प्रकार का एक प्लेन इमेजिन करो। ठीक है, तो आप देखो इस सोर्स से जो लाइट निकल रही होगी वो क्या ऐसे ही निकल रही होगी? सोच के बताना। क्या वो ऐसे ही निकल रही होगी? अरे इस प्लेन पर ऐसे ही तो जा रही होगी ना रे, उस वाले लाइट सोर्स से। ठीक है, देखो उसी प्रकार यहां से भी ऐसे जा रही होगी। आपको समझ में आना चाहिए वेव फ्रंट बन कैसे रहा है। ठीक है, देखो ये है। अब मैंने क्या कहा कि एक बार आप मानो कि ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो ये ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार ये ऐसे ट्रेवल कर रही है। इस वाले को देख लो, उसी प्रकार एक इस वाले वेव को देखो और एक इस वाले वेव को देखो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं सेम फेज वाले को मिलाऊंगा, ठीक है, जैसे एक फेज ये है पाई वाला, ये पाई वाला फेज है, उसी प्रकार यहां से ये पाई वाला फेज है और यहां से ये पाई वाला फेज है। अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, देखना कैसा होगा। इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो। ठीक है, उसी प्रकार जो एक वेव इस पे ट्रेवल कर रही होगी और एक वेव जो इस पे ट्रेवल कर रही होगी, इसको भी आप ज्वाइन करो। ठीक है, उसी प्रकार, तो ये बिल्कुल देखो, ध्यान से देखना, इसका जो शेप होगा, जस्ट 1 मिनट, इसका जो शेप होगा ना वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा ऐसे। समझ में आया सिलेंड्रिकल बना कैसे है? हाँ, इसमें कोई डाउट है कि एक लाइन सोर्स की वजह से जो आपका वेव फ्रंट बना वो सिलेंड्रिकल कैसे बना? ठीक है, तो ये आपका जो वेव फ्रंट है, हाँ ठीक है, ये जो आपके पास वेव फ्रंट है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। इट इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप लाइन सोर्स का यूज करोगे तो आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट सोर्स यूज करोगे तो पॉइंट सोर्स की वजह से जो आपका वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, इट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये आपके पास है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये आपके पास है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट पर है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट पर है, सोर्स एट इनफाइनाइट, अब मुझे बस ये बताओ, अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट पर है तो लाइन कैसी आती है? पैरेलल की किसी एंगल पे? पैरेलल आती है, हाँ। ठीक है, तो देखो आपके पास लाइट रे ऐसे आएंगी पैरेलल। ठीक है, ये आपके पास लाइट रे होगा ऐसे। ठीक है, अब इसमें जब आप सेम फेज वाले पार्टिकल को मिलाओगे, ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर आप इसको वेव मानोगे तो वो तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, नो डाउट। इस पे वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है इस लाइट रे पे। ठीक है, ध्यान से देखना, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और जब आप सेम फेज वाले को मिलाओगे ना, ये आपके पास एक प्लेन बनेगा। ध्यान से देखना, सेम फेज वाले को मैं मिला रहा हूं। ठीक है, तो जब आप सेम फेज वाले को मिलाओगे इसी प्रकार से तो आपके पास एक प्लेन मिलेगा। मतलब अगर आपका सोर्स इनफाइनाइट पर है तो आपके पास जो वेव फ्रंट मिलता है वो एक प्लेनर वेव फ्रंट होता है। कैसा होता है? प्लेनर, हाँ, प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, तो आप बना सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब वेव फ्रंट से होता क्या है? देखो दो चीजें होती हैं। पहली बात तो हमको ये पता चलता है कि आपका सोर्स किस टाइप का है। ठीक है, ठीक है, और अगर आप उस सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट का अगर आपने स्ट्रक्चर बता दिया, इसका मतलब ये है कि उस सोर्स से जो लाइट आगे बढ़ेगी वो ऐसे वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ रही है। वो असलियत में रे के रूप में आगे नहीं बढ़ती है, वो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बना के आगे बढ़ती रहती है। ऐसे अगर आपके पास लाइट सोर्स है, आप खुद ही सोचो, अगर पॉइंट सोर्स से लाइट ऐसे ट्रेवल करती, ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर ट्रेवल करती, तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो ये आपको दिखाई देगा? अगर लाइट रे इस पॉइंट सोर्स से ऐसे ट्रेवल करती तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखता इस पॉइंट पे तो क्या ये ऑब्जेक्ट इस लाइट सोर्स की वजह से हमको दिखाई देता?
हाँ, नहीं दिखाई देता, यहाँ पर लाइट ही नहीं पहुंच रही है। केवल आपको वही ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे जो इस लाइट के पाथ में आएंगे। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर रखो आपको दिखाई देगा। ऐसा होता है क्या कि आपके पास एक लाइट सोर्स है, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दो और आपको दिखाई ना दे? ऐसा तो नहीं होता है। आप चारों तरफ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो आपको वो दिखाई देता है ना? इसीलिए एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट रे होती है वो ऐसे नहीं ट्रेवल करती है, ठीक है, वह वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती रहती है। पहले ये समझ में आया? हाँ, हाँ, ठीक है। तो अगर वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, आप चारों तरफ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर जो आती है कि लाइट रे और वेव फ्रंट के रूप के बीच में क्या रिलेशन है। लाइट रे और वेव फ्रंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को। जो आपको यहाँ पर स्फेरिकल दिख रहा है वायलेट कलर से, वो आपके पास वेव फ्रंट है। जो रेड कलर से मैंने बना रखा है बिल्कुल स्ट्रेट रेस, वो आपके पास लाइट रे है। क्या लग रहा है इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो लाइट रे हैं ये इस वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी? हाँ, ठीक है, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी ये जो लाइट रे है, आप एक लाइन सोर्स के लिए बात करो तो लाइट रे इस वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो भी आपके पास लाइट रे है, ठीक है। इस प्लेनर सोर्स में भी ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। पहले इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, हाँ। तो हमने दो चीज समझ लिया कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, मतलब आपका लाइट सोर्स कैसा है, तो उस लाइट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेंगी, और वेव फ्रंट और लाइट रे के बीच में रिलेशन क्या होता है कि आपके पास जो लाइट रे होती है बिल्कुल स्ट्रेट वाला पाथ, वह वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और जो आपकी लाइट है वो वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। दो चीजें। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप वेव फ्रंट को देख करके क्या आप ये बता सकते हो कि उसका सोर्स कैसा होगा? देखो आप ध्यान समझो, अगर आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट बना तो आपका सोर्स कैसा था? पॉइंट सोर्स था, मतलब था तो एक स्फेरिकल ही लेकिन छोटा सा था, पॉइंट सोर्स, ठीक है। जब आपका, हाँ, जब आपका वेव फ्रंट आपका सिलेंड्रिकल बना तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा था? लाइन सोर्स। हाँ, लाइन सोर्स का मतलब कुछ सिलेंड्रिकल टाइप ही ना। हाँ, ठीक है। और अगर आपके पास प्लेनर सोर्स हो, आप समझो, अगर मान लो आपके पास प्लेनर सोर्स है, ये बेसिकली सोर्स एट इनफाइनाइट का मतलब वही है कि वेव फ्रंट आपके पास ये बन रहा है। अगर आपके पास कल को ये सोर्स होता, अगर कल को आपके पास ये मान लो ऐसा प्लेनर सोर्स है, ध्यान समझना, तो इससे जो लाइट रे निकलती वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर निकलती, ठीक है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर निकलती लाइट रे, और ये आगे आपसे का ट्रेवल करती, ठीक है। तो अगेन जब आप सेम फेज वाले पॉइंट को मिलाते आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से जो आपको वेव फ्रंट मिलता क्या वो भी प्लेनर ही मिलता? हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि आप वेव फ्रंट को देख करके आप ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा होगा, और ऑब्जेक्ट को देख करके आप ये बता सकते हो कि इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, ठीक है। मतलब अगर कल को ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है लेट सपोज, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? इसी शेप का होगा, इसका वेव फ्रंट भी इसी शेप का होगा, ऐसा, ये याद रखना। जैसा ऑब्जेक्ट होता है वेव फ्रंट भी वैसा ही होता है। मतलब वेव फ्रंट को देख करके आप ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया लगा सकते हो। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब देखो, मैं कुछ और टाइप के बारे में बात कर रहा हूं कि आपके पास वेव फ्रंट कैसा बनेगा। आप ध्यान से देखो, मान लो मैंने क्या किया ना, मेरे पास एक प्लेनर वेव फ्रंट था, ठीक है, मेरे पास एक प्लेनर वेव फ्रंट था ये, ठीक है, दैट इज द वेव फ्रंट। ध्यान से देखना, ये मेरे पास वेव फ्रंट था, ठीक है। तो इससे जो लाइट रे होंगी वो इस वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही होंगी, तो इससे जो लाइट रे आएंगी वो ऐसे आएंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो ऐसे आएंगी लाइट रे, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर अपने ट्रेवल करेंगी। अब अगर मैंने क्या किया, यही बीच में मैंने एक लेंस रख दिया, ध्यान से देखना, मान लो मैंने बीच में यहां पर एक लेंस रख दिया, वो भी बाई कॉन्वेक्स लेंस,
तो अब मुझे ये बताओ, इस बाई कॉन्वेक्स लेंस को रखने पर आपका अब जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? अभी तो प्लेनर वेव फ्रंट आ रहे थे, सोर्स आपका इनफाइनाइट पर था, आपके पास रे ऐसी आ रही थी, तो अभी तो वेव फ्रंट आपके पास प्लेनर था। ठीक है, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो अब क्या होगा, आपको समझ में आएगा। देखो, अगर आपने रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगी, और ये इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देगी, और दोनों एक पॉइंट पर मीट कर देंगे। आपको पता है ये पॉइंट होता है फोकस। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि ये लाइट रे पक्का एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होने वाली है। हाँ ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता जब यहाँ पर ये कन्वर्ज हो गई तो इसकी वजह से अब जो वेव फ्रंट बनेगा, क्या वो ऐसा बनेगा? सोचो। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा अभी हाइजेंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के बाद, अभी थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो कल को मैंने स्ट्रक्चर ये बना दिया कि आपके पास अगेन ये प्लेनर वेव फ्रंट है, अगेन आपके पास ये प्लेनर वेव फ्रंट है। ठीक है, और इस बार मैंने क्या किया कि इसके रास्ते में मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, सॉरी कॉन्केव लेंस रख दिया। कोई बता सकता है इसकी वजह से अब वेव फ्रंट कैसा बनेगा, अगर मैंने बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया तो, सॉरी कॉन्केव लेंस रख दिया तो? ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, बस सोच लो, ऐसा बनाना ही तो है रे डायग्राम। देखो, जो आपके पास लाइट सोर्स होंगी वो तो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसी जाएंगी, क्योंकि अगर आपके पास ये वेव फ्रंट प्लेनर है तो जो आपके पास रे होंगी वो वेव फ्रंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी ना, ऐसे। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, और मैं एक और कोई रे ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने एक ये ले लिया। ठीक है, अब मुझे पता है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये तो समझ में आता है। ठीक है, अब जब यहां से ये टकराएंगी तो आपको समझ में आता है ये दोनों ही रे एक ही पॉइंट से पास करेंगी। कहां से पास करेंगी? फोकस से, क्योंकि रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद वो पास करेंगी फोकस से। अब यहां पर देखो, आपके पास जो मीट हुआ, ठीक है, यहां पर आपके पास जो अब नया सोर्स बना, वो नया सोर्स कैसा है? एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। तो ऐसे देखो, ये आपके पास ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वेव फ्रंट है। इसमें कोई डाउट किसी को? ओके। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे किसी ने बताया था कि ये हमको बताता है कि हमारा वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करता है आगे। ठीक है, हमको तो ये पता चल गया कि हमारा वेव फ्रंट होता कैसा है, कि हमारे पास अगर एक पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है, लाइन सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, अगर सोर्स हमारा इनफाइनाइट पर है तो वेव फ्रंट हमारा प्लेनर होता है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन अब वो वेव फ्रंट आगे कैसे ट्रेवल करेगा? सर्कुलर तो बन गया, क्या वो सर्कुलर वेव फ्रंट आगे भी तो बढ़ेगा ना? या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आगे भी तो बढ़ेगा, तभी तो आपकी लाइट आगे बढ़ेगी। वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तभी तो लाइट सोर्स हाँ तभी तो लाइट आगे बढ़ेगी। तो हाइजेंस प्रिंसिपल उसी के बारे में आपको आइडिया देता है, समझना। जैसे अभी हमने बात किया कि अगर हमारे पास, लेट सपोज ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स की वजह से हमारा जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो मान लो हमने ये एक वेव फ्रंट बना दिया, ये हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे कैसे ट्रेवल करेगा? ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने एक सोर्स की वजह से आपने जो एक वेव फ्रंट बनाया, उस वेव फ्रंट पर कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, और सारे के सारे पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। क्या मतलब है, समझना। जैसे ये आपके पास जो वेव फ्रंट मिला, इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, और हर एक पॉइंट, इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको 3 4 दिखाता हूं। जैसे एक ये मैंने दिखाया, एक मैंने ये दिखाया, एक मैंने ये दिखाया। जो ये मैंने 4 पॉइंट आपको दिखाए ना इस वेव फ्रंट पे, अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस, ये सारे के सारे पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर ये सब के सब एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, तो क्या इनकी वजह से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा? ठीक है, देखो, तो इस पॉइंट सोर्स की वजह से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, इस वाले पॉइंट सोर्स की वजह से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, इस वाले पॉइंट सोर्स की वजह से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, इस वाले पॉइंट सोर्स की वजह से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। ठीक है, उसी प्रकार बीच में जो भी आप पॉइंट ले लो, सारे की वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा। पहली बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा। तो सबसे पहला रूल ही यही है हाइजेंस प्रिंसिपल का,
कि आपके वेव फ्रंट पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। अब अगर वो एक नए लाइट सोर्स की वजह से बिहेव करेगा तो वो भी वेव फ्रंट को इमिट करेगा। ठीक है, अब जब आप उन सारे वेव फ्रंट को मिलाओगे, ठीक है, जब आप इन सारे वेव फ्रंट को मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे, जैसे इन सबको मिलाते हुए सारे सरफेस को, अगर आप एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करो तो ये आपके वेव फ्रंट की नई पोजीशन होगी। मतलब ये वाला आपके वेव फ्रंट की ओल्ड पोजीशन थी और आगे आपका बढ़ करके वेव फ्रंट अब यहां पहुंच गया। अब ये आपके पुराने वाले वेव फ्रंट की नई पोजीशन है। फिर क्या होगा, फिर इस पे बहुत सारे आपके पास पॉइंट सोर्स हैं और सारे पॉइंट सोर्स फिर से क्या करेंगे, एक सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। सारे पॉइंट एक नए सोर्स की तरह एक्ट करने लगेंगे इस वाले वेव फ्रंट पर। फिर वो क्या करेंगे, सर्कुलर वेव फ्रंट को इमिट करेंगे। फिर से ये सारे इमिट करेंगे। ठीक है, ये सबका साइज सेम है, ये साइज बस बन नहीं रहा है। ठीक है, और फिर से जब आप इनको मिलाओगे तो आपको अपने वेव फ्रंट की नई पोजीशन मिल जाएगी। और इस प्रकार से एक पॉइंट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट आगे ट्रेवल करता रहता है। पहले ये समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसके दो रूल हैं। पहला तो ये बोलता है कि आपके पॉइंट्स, आपका जो भी सोर्स है, ठीक है, उस सोर्स की वजह से जो भी वेव फ्रंट बना, ठीक है, उस वेव फ्रंट पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो वो भी वेव फ्रंट को इमिट करेगा। ठीक है, अब अगर उन सारे वेव फ्रंट के सरफेस को मिलाते हुए अगर आप एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो तो वो आपके वेव फ्रंट की नई पोजीशन हो गई। मतलब अब आपका वेव फ्रंट ट्रेवल करके आगे पहुंच चुका है। उसी प्रकार अब आपका जो दूसरा वेव फ्रंट आपको मिला, उस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। उस पे सारे पॉइंट्स, ठीक है, एक नए पॉइंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो वो भी क्या करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट को इमिट करेंगे। फिर उन सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट जो वो इमिट कर रहे हैं उसके सरफेस को मिलाते हुए, ठीक है, अगर आप एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वेव फ्रंट की फिर से आपकी नई पोजीशन मिल जाएगी। और इस प्रकार से आपका वेव फ्रंट धीरे 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 आगे ट्रेवल करता रहेगा। मतलब आपकी लाइट आगे ट्रेवल करती रहेगी। समझ में आया आपको? हाँ ठीक है, तो ये दो इसके रूल हैं। पहला ये है, ठीक है, कि वेव फ्रंट पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह इमिट करेगा। तो उन सबको वो भी क्या करेंगे, फिर वेव फ्रंट को इमिट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि अगर आप उन सारे वेव फ्रंट के सरफेस को मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो तो आपको क्या होगा, पुराने वाले वेव फ्रंट की नई पोजीशन मिल जाएगी। और इस प्रकार से अगर आप इसको रिपीट करते रहोगे तो आपका वेव फ्रंट धीरे धीरे आगे ट्रेवल करता रहेगा। मतलब आपकी लाइट आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार मान लो मेरे पास एक प्लेनर सोर्स है। ठीक है, ये आपके पास मान लो एक प्लेनर वेव फ्रंट है। ठीक है, ये आपके पास प्लेनर सोर्स रहा होगा, उसकी वजह से आपके पास ये एक प्लेनर वेव फ्रंट मिल गई। ठीक है, तो अब इस प्लेनर वेव फ्रंट पर भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप किन्हीं भी तीन चार पॉइंट को पिक कर लो समझने के लिए। मान लो मैंने ये दो, ये तीन, ये चार, इनको मैंने पिक कर लिया। ठीक है, अब ये जो चार पॉइंट हैं इस वाले वेव फ्रंट पर, ये फिर क्या होंगे, एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो अगर ये एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो क्या करेंगे, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट को इमिट करेंगे। ठीक है, तो ये सब के सब क्या करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट को इमिट करेंगे। देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट को ये इमिट किए। ठीक है, अब क्या है, अगर आप इनके आउटर सरफेस को मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो तो आपको अपने वेव फ्रंट की नई पोजीशन मिल जाएगी। तो देखो आप इनको ज्वाइन करते हुए एक सरफेस ड्रॉ करो तो ये आपके पास क्या होगी, नई पोजीशन होगी। किसकी नई पोजीशन हो गई, इस वाले वेव फ्रंट की ये नई पोजीशन। तो आप समझ में आ गया हाइजेंस प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, तो हमने दो चीज के बारे में बात कर लिया। पहला, वेव फ्रंट क्या होता है। दूसरा, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है। ठीक है, इसके यही दो फंडे हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका सोर्स, सॉरी, आपका एक सोर्स की वजह से जो लाइट है वो आगे कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, अब जो मैंने ये आपको बताया था ना, ये दो कहानी, कि अगर आपके पास एक प्लेनर वेव फ्रंट है तो आपने बीच में कॉन्वेक्स रख दिया या फिर आपने कॉन्केव मिरर रख दिया तो आपकी वजह से जो वेव फ्रंट बना, ठीक है, वो स्फेरिकल बना, नो डाउट। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज अ कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट नाम है यह सब, तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट।
ठीक है, मतलब कन्वर्ज हो रहा था कन्वर्जिंग, डाइवर्ज हो रहा था डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब ध्यान से समझना, यहां से आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियरिटी होगी और कुछ नहीं, अगर आपको हाइजेंस प्रिंसिपल समझ में आया तो। ठीक है, अगेन वही मैं आपको लेंस बना रहा हूं, मैं एक को दिखाता हूं, दूसरा आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, और आपके पास लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, ये आपके पास लाइट आ रही है ऐसे। मैं आपको तीन ही लाइट दिखाता हूं कि आप कंफ्यूज मत होना, देखना ध्यान से। एक मैंने बिल्कुल टॉप पर लिया है, एक मैंने बिल्कुल यहाँ नीचे वाले कॉर्नर पर ले लिया है, और एक मैंने यहाँ बीच में ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, बाहर तो क्या है, एयर है। ठीक है, बाहर तो क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है। ठीक है, अब ये लेंस है। ठीक है, अगर ये मान लो ग्लास का बना हो, किसका ही बना होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, और मैं मान रहा हूं कि म्यू आपका एक से ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब ये रे इस लेंस के अंदर जाएगी तो इसकी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? अरे इसकी स्पीड घटेगी। ठीक है, अब स्पीड घटने का सीधा सा मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि वेवफ्रंट की स्पीड घट रही है। मतलब क्या है समझना, आप एक ये वाला सरफेस लो, आप एक ये पॉइंट सोर्स लो, आप एक ये पॉइंट सोर्स लो, और आप एक ये पॉइंट सोर्स लो। ये मैंने तीन पॉइंट सोर्स ले लिए। ठीक है, जो कि एक वेव फ्रंट पर होंगे। इसको डायग्राम बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, चलो मैं इसको लेता हूं, यहां पर मैं इसका वेव फ्रंट ड्रॉ कर देता हूं, ये है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये कैसा है, प्लेनर वेव फ्रंट है ना, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेनर बनेगा। तो आप इन तीन पॉइंट को लो। 1 मिनट। ये आपके पास लाइट सोर्स थी, वो भी प्लेनर। ये आपके पास प्लेनर लाइट सोर्स है। ठीक है, दैट इज द प्लेनर लाइट सोर्स, प्लेनर लाइट सोर्स। ठीक है, और इसकी वजह से जो आपके पास वेव फ्रंट होंगी वो भी आपको समझ में आ रहा है कि वो आपके पास अ, बिल्कुल प्लेनर ही होंगी। ठीक है, और आपने यहाँ पर एक लेंस को पुट कर दी यहाँ पे। अब ध्यान समझना। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास जो वेव फ्रंट होगा वो बिल्कुल आपके पास प्लेनर होगा। ये आपके पास वेव फ्रंट हो गया, लेट सपोज। ठीक है, अब मैं इस वाले पे तीन पॉइंट को एज्यूम कर रहा हूं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास प्लेनर लाइट सोर्स है, इसका मतलब आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो बिल्कुल प्लेनर बनेगा। तो ये क्या है, दैट इज द वेव फ्रंट। ये तो मैंने क्या दिखाया, वेव फ्रंट आपको दिखाया एक। ठीक है, और इस वेव फ्रंट पर मैंने आपको तीन पॉइंट सोर्स दिखाए हैं। एक मैंने आपको ये पॉइंट सोर्स दिखाया, एक मैंने आपको ये पॉइंट सोर्स दिखाया, और एक आपको मैंने ये पॉइंट सोर्स दिखाया। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये भी होगा कि अब ये सब के सब पॉइंट सोर्स क्या करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट को इमिट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। हाँ ठीक है, इस वाले देखना, जब इसने स्फेरिकल वेव फ्रंट को इमिट किया तो ऐसे ऐसे इमिट कर रहा होगा, और धीरे धीरे स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बड़ी भी होती जा रही होगी। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रेवल किया। ठीक है, मान लो यहां तक पहुंचा ये वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और इसकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट भी आगे ट्रेवल करते 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 लेट सपोज वो भी यहां तक पहुंच गया। अब बस मुझे कोई ये बता दो, जितने टाइम में इस वाले पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट यहां पर पहुंचा, ठीक है, उतने ही टाइम में इस वाले पॉइंट सोर्स का भी वेव फ्रंट यहीं पर पहुंचेगा। पहले इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल टॉप पर और बॉटम पर लिए हैं पॉइंट। ठीक है, हाँ। अब ये वाला आपके पास जो पॉइंट सोर्स है ये बिल्कुल इसके बीच में है। अगर इसके बीच में आप समझो, इस वाले पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो इस लेंस में ज्यादा टाइम रहेगा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर इसमें ज्यादा टाइम रहेगा तो आपको समझ में आ रहा है कि वेव फ्रंट किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। उसकी जो भी वेलोसिटी हो, मान लो अभी आप लाइट की स्पीड लो 3 × 10⁸ अगर मैंने यहां पर बाहर एयर लिया या फिर वैक्यूम लिया तो। ठीक है, तो अभी देखो यहां से लेकर के यहां तक तो वेव फ्रंट की स्पीड मान लो 3 × 10⁸ है। अब जैसे ये अंदर जाएगी क्या इसकी स्पीड कम हो जाएगी? अरे बोलो, सब लोग बोलो, स्पीड कम होगी। हाँ ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी। उससे क्या हो गया ना, हाँ उससे क्या हो गया कि इसका वेव फ्रंट वहां तक अब पहुंच नहीं पाएगा। इसका वेव फ्रंट कहीं इधर ही रहेगा अभी, यहाँ पे। जितने टाइम में इस वाले पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट यहां पहुंच गया, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लो, क्योंकि धीरे धीरे इसका साइज भी बढ़ता जाएगा।
ठीक है। जितने टाइम में इस वाले पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट यहां पहुंच गया और इस वाले का यहां पहुंच गया, उतने टाइम में इस बीच वाले पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो यहीं तक पहुंचेगा, या फिर मान लो थोड़ा सा और आगे, मान लो लेट सपोज यहां तक पहुंचेगा, इससे आगे तो नहीं पहुंचेगा। अरे सही है। हाँ ठीक है, अब देखो, अब आपके पास ये वेव फ्रंट बन गया। अब आप क्या करो, अगेन इन सबको मिलाते हुए आप क्या करो, एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो आपको वेव फ्रंट का पोजीशन मिलेगा, या फिर वेव फ्रंट कैसा होगा उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। तो आप देखो, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, इन सबको। आप देखो, क्या आपके पास कुछ ऐसा ही वेव फ्रंट मिल रहा है जैसा आपको यहां पहले भी मिला था, दैट इज द कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अरे सही है, देखो ना, अब तो आपको अच्छे से, हाँ, अब तो सही समझ में आएगा। मैंने बिल्कुल हाइजेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया है। पक्का समझ में आया? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग मुझे इसका बताओ कि इसकी वजह से कैसा होगा वेव फ्रंट। ध्यान से देखना, आपके पास अगेन प्लेनर लाइट सोर्स ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक प्रिज्म रख दिया, ये प्रिज्म है। सब लोग ट्राई करना, बन जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। और आपके पास कैसा लाइट सोर्स है, प्लेनर लाइट सोर्स है, ठीक है, ऐसे। चलो मुझे बताओ, इस प्रिज्म से पास करने के बाद आपका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? 2 मिनट का टाइम है आपके पास, बना लो एक बार आप, ठीक है। बिल्कुल प्लेनर लाइट सोर्स है, बस मैं ये बता दे रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखना, बस मुझे इतना पता है, अगर मेरे पास प्लेनर लाइट सोर्स है, इसका मतलब आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेनर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना, प्लेनर लाइट सोर्स का मतलब है आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हुआ है ना, तो आपके वो मैंने बता दिया कि वेव फ्रंट आपका प्लेनर ही बनेगा, ठीक है। या फिर अगर और आसान करना है, तो क्वेश्चन वाला ये भी लिख सकता है कि प्लेनर वेव फ्रंट ही है, ठीक है, तो आपको और फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो भाई, देवे अभी के लिए ये आपके पास लाइट रे आई प्रिज्म पे, ठीक है। लेट सपोज ये आपके पास लाइट रे है, ठीक है। तो आप जो वेव फ्रंट लोगे वो इसके परपेंडिकुलर लोगे, वो आपको समझ में आता है। तो मान लो मैंने ये वेव फ्रंट ले लिया, ठीक है, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये लेट सपोज ए और बी, ये मैंने एक वेव फ्रंट लिया जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन सोर्स की, सॉरी इस लाइट के, ठीक है। अब इतना तो मुझे ये भी समझ में आता है कि ये ट्रेवल कैसे करेगा, ठीक है। ये ट्रेवल कैसे करेगा, यहां से जाने के बाद ये थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसे निकल जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे भी आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे आपको दिखाना है। आप समझ तो गए ही होगे। अरे इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये एयर है और यहां भी एयर है, ये मैंने पहले ही बता रखा है कि लाइट मान लो किसी एक मीडियम में है, जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी, या तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, या तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड होगी। लेकिन फिर से अगर वो सेम मीडियम में चली आई, तो जो मोमेंटम इस वाली रे का यहां पर था, वही मोमेंटम इस वाली रे का यहां पर होगा, और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। याद है कुछ कुछ लेटरल शिफ्ट हमने कैसे निकाला था? लेटरल शिफ्ट याद है? तो वो तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर ये लाइट रे की वजह से आपके पास वेव फ्रंट अगर प्लेनर है, तो ये जो लाइट सोर्स होगा, ये वाली जो लाइट होगी, वो इस वाली लाइट के बिल्कुल पैरेलल ही होगी। तो इसका मतलब इसकी वजह से वेव फ्रंट बनेगा वो भी प्लेनर ही बनेगा। अब देखते हैं कैसा, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, तो ध्यान समझना। मैं 3 पॉइंट सोर्स लेता हूँ, या फिर मैं 2 लेता हूँ, चलो एक मैंने इसको ले लिया और एक मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाले की वजह से जो वेव फ्रंट आगे ट्रेवल करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो ऐसे ऐसे आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है। मुझे थोड़ा छोटा ही बना लूं मैं, नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये वेव फ्रंट कुछ यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है। अब जो ए पॉइंट से निकलेगा वेव फ्रंट, ध्यान से देखना, जो ए पॉइंट से निकलेगा वेव फ्रंट,
जब तक बी वाले पॉइंट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट यहां तक पहुंचा होगा, आप मुझे ये बताओ क्या ए वाली की वजह से जो वेव फ्रंट होगा वो अभी कुछ यहीं तक पहुंचा होगा? अरे सही है कि नहीं? हाँ ठीक है। या फिर आप चाहो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये यहाँ पहुंच गया, तो अब ये कुछ इससे आगे ही पहुंचा होगा। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पहुंच गया होगा, और ए वाली की वजह से अभी यहीं पहुंचा होगा। ठीक है, उतने टाइम में, किसी भी टी टाइम में। अब क्या करूँ? कुछ नहीं, ये इनका आउटर सरफेस है, आप इनको ज्वाइन कर दो। देखो आप जब इनको ज्वाइन करोगे ना, कुछ ऐसे ही ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगेन कैसा होगा वेव फ्रंट आपका? प्लेनर वेव फ्रंट ही आपको मिलेगा, प्लेनर वेव फ्रंट। देखो दो तीन तो वेव फ्रंट है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है। और आपके अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे बना करके देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो कैसा वेव फ्रंट होगा। और थोड़ा सही बन जाएगा तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखने लगेगा। अरे इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करो ट्राई अगेन। ठीक है, वही है कि आपके पास प्लेन वेव फ्रंट ही है, वेव फ्रंट आपका सब प्लेन ही है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, और इस बार मैंने क्या किया है, एक कॉनकेव लेंस को पुट किया है। चलो बताओ वेव फ्रंट कैसा होगा? ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट है, इसका मतलब लाइट रे आप कैसे भी डालो कोई फर्क तो वैसे पड़ता नहीं है, मतलब बस पैरेलल होनी चाहिए, बात वो है। तो मान लो आपने ऐसे पैरेलल मैंने गिरा दी। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसकी वजह से जो आपका वेव फ्रंट होगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने बोल भी रखा है दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट बाय द वे। चलो करो करो ट्राई करो। करना क्या है, मुझे ये पता है, अगर प्लेनर वेव फ्रंट है तो आप एक वेव फ्रंट लो ना, पहले आप वेव फ्रंट लो एक, तभी तो आप वेव फ्रंट से सोर्स बनाओगे, फिर उनसे आप वेव फ्रंट को आगे ट्रेवल कराओगे, फिर उनके आउटर सरफेस को मिलाओगे, मिलाते हुए कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे, तभी तो आपको वेव फ्रंट मिलेगा। तो पहले तो आपको पता है कि अगर आपका प्लेनर लाइट सोर्स है या फिर प्लेनर वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट तो प्लेनर है, और आपका जो भी वेव फ्रंट होगा वो लाइट रे के परपेंडिकुलर भी होगा। तो आप एक वेव फ्रंट तो पहले लो। मान लो मेरे पास ये वेव फ्रंट मैंने ले लिया, लेट सपोज ये प्लेनर है और इन तीनों लाइट सोर्स के परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, आप समझने के लिए कितने पॉइंट में लूं, चलो मैं एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, और एक पॉइंट ये बीच में ले लेता हूं। ये मैंने तीन पॉइंट ले लिया, ए बी और सी। अब मुझे पता है ये तीनों पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अगर ये एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो ये भी क्या करेंगे, वेव फ्रंट को इमिट करेंगे। अब करो वेव फ्रंट, देखो ध्यान से। ये मैंने वेव फ्रंट बनाया ए की वजह से। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो सी की वजह से भी उतने टाइम में सी की वजह से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो भी शायद यहीं पर पहुंचेगा जहां पर इसका पहुंचा होगा। पहले इसमें कोई डाउट है कि पहले बोलो? नहीं है ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अब जो वेव फ्रंट बी की वजह से होगा, क्या वो इससे आगे पहुंचा होगा कि इससे पीछे? जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में मोटा होता है पतला? ये कॉन्केव लेंस बीच में मोटा है पतला है एज कंपेयर टू अपर और लोअर पार्ट? ये तो एक ही डिस्टेंस पर है ना, ये एबीसी पॉइंट, तो इसकी वजह से वेव फ्रंट आगे पहुंच गया होगा, इसके वेव फ्रंट कुछ यहां पहुंच गया होगा। ठीक है, अब इन सबको मिलाते हुए आउटर वाले सरफेस को आप एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लो, दैट्स इट। तो देखो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, और ये स्फेरिकली है, ये बस सही से बना नहीं है ना, ये स्फेरिकली बनेगा। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ ये स्फेरिकल है ये। तो आपके पास कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? अरे ऐसे ऐसे बनेगा, आप क्या स्फेरिकल बनता रहेगा। अगर आप चाहो तो आप लाइट रे को भी बना सकते हो, यहां से कन्वर्ज होकर डाइवर्ज होकर कैसे गई, यहां से डाइवर्ज होकर कैसे गई, और ये तो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। और ये भी आपके पास जो लाइट सोर्स हैं ये इसके परपेंडिकुलर होंगे, ये भी आपको समझ में आता है वेव फ्रंट के। बस बन गया। और वैसे भी आपको पता है, ये तो चलो मैंने आपको हाइजेंस प्रिंसिपल से समझा दिया, आपको करने के लिए तो और आसान था, अगर आपको शेप ही बताना होता तो। डायग्राम बनाना है तो इट्स ओके, आप ये भी बना लो। या फिर जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे ये बताओ, जब मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस की वजह से मैंने वेव फ्रंट बनाया था, सो ठीक है, तो क्या मैंने यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल को आपको समझाया था इसके पहले?
नहीं समझाया था, है ना। मैंने सीधा क्या बोला था कि ये देखो कन्वर्ज करेंगी, इस पॉइंट पर मीट कर गई तो यहाँ पर इमेज बन गया, तो इसका मतलब ये आपके पास एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को मीट करेगा। आप सोचो कि आप यहां पर ये नहीं कर सकते थे? अगर आपके पास ये लेंस है, ठीक है, ये आपके पास लेंस है और ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपके पास ये ऑप्टिकल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। आप तीन रे को ले लो, कोई या फिर दो रे ले लो, चलो एक रे मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने ये ले लिया। पैरेलल क्यों लिया प्रिंसिपल एक्सिस को, वो भी समझ में आता है, क्योंकि प्लेनर वेव फ्रंट ही है। तो अगर आपके पास ये प्लेनर वेव फ्रंट है, तो इससे जो भी लाइट होगी इसके परपेंडिकुलर ही निकलेगी। अब होगा क्या, ये आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहां से इसको क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, इसको यहां से क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। अब ये भी समझ में आता है कि अगर ये दोनों लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है, तो अगर आप इनको पीछे ट्रेस करोगे या पीछे मिलाओगे तो ये किस पॉइंट पर मिलेंगी जाके? ये दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हाँ, दोनों फोकस पर मिलेंगी ना, पैरेलल है तो लो ये पॉइंट सोर्स ही तो है। अगर ये पॉइंट सोर्स है, लो बन गया ऐसे ऐसे, और ऐसा ही तो बना था आपके पास वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वो भी डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। अरे समझ में आया? आई थिंक कर लोगे अब। हाँ, ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। हाँ, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा है बस, हमने उसका प्रूफ अभी तक नहीं किया है। मैंने कहा था इसका प्रूफ आपके पास आता है वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखना, मान लो आपके पास ये इंटरफेस है, ठीक है, और इसके पहले मीडियम वन है, और यहाँ मीडियम आपके पास टू है, ठीक है। थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैं ये भी बोल देता हूं कि म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, मतलब म्यू टू ज्यादा डेंसर है, मीडियम टू ज्यादा डेंसर है, ठीक है। अब जो लाइट रे आएंगी, ठीक है, वो तो इनफाइनाइट से आ रही है। अगर इनफाइनाइट से आपके पास लाइट रे आ रही है तो वो तो पैरेलल आएंगी, तो एक लाइट रे देखो आपके पास ये होगा, ठीक है, और दूसरा जो लाइट रे होगी वो भी इसके पैरेलल ही होगी, तो एक लाइट रे आपके पास ये हो गया। पर इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखना, अगर ये दो पैरेलल लाइट रे हैं, तो जो वेव फ्रंट होगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा। तो वेव फ्रंट तो देखो ऐसे ट्रेवल करेगा, ध्यान से देखना, ये वेव फ्रंट होगा ऐसे, ये ऐसे वेव फ्रंट होगा, और ये ऐसे, ठीक है। रियलिटी में तो ऐसा है ना ये, कि आपके पास जो वेव फ्रंट है, ध्यान समझना, आपके पास रे तो ऐसे आ रही है ना, अगर आप वेव के फॉर्म में बनाओ तो ऐसे, ठीक है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। और मैं आप हमने क्या किया, इन सेम फेज वाले मैंने पॉइंट को मिला दिया, तो ये आपके पास क्या बन गए, वेव फ्रंट बन गए। अरे सही है, यही तो हमने पढ़ा था वेव फ्रंट के स्टार्टिंग में ही, कि आप सेम फेज वाले पॉइंट को मिलाओ तो आपको वेव फ्रंट मिल जाता है, तो ये आपके पास वेव फ्रंट है। और ये जो दो रे हैं, ये आपके पास जो पैरेलल रे आ रही है ना, वो है, ठीक है, बाय द वे, तो ऐसे हैं, ठीक। अब ध्यान समझना, ये वाली जो रे है, मैं इसको यहां पर नाम देता हूं पॉइंट ए, और मैं इसको नाम देता हूं दैट इज द पॉइंट बी, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि अगर हमने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस एंगल को हम आई बोल देते हैं, ठीक है, बोल देते हैं इट इज आई इंसिडेंट एंगल, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो किसी को भी, ठीक है। अगर ये हाँ, अगर ये एंगल आई है, तो ये भी समझ में आता है सर, ये वाला एंगल भी फिर आई ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लेन प्लेन रे हैं, अगर प्लेन रे हैं तो सेम एंगल पर इंसिडेंट होंगी, ये तो किसी को डाउट ही नहीं होगा, तो ये भी समझ में आता है, ये भी आई ही होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब ए वाली रे यहां पर पहुंच गई, अब ये ट्रेवल करेगी डेंसर वाले मीडियम में, तो ये नॉर्मल है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब मुझे बस ये बताओ, ये जो ए वाली रे है, जब वो यहां आकर के टकरा गई, तो क्या बी वाली रे अभी सरफेस पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ध्यान से समझा बताना मुझे, ए वाला पॉइंट यहां पर आ गया उस टाइम, ये मान लो रे वन है और ये मान लो रे टू है,
जब वन रे यहां पर आकर के टकराया, उस टाइम पर जो रे टू है, क्या वो अभी सी पॉइंट पर ही पहुंची है? अरे बोलो, सही है। हाँ, अभी वो सी पॉइंट पर पहुंची है। अब क्या होगा, जो पहली रे है, अब वो तो मीडियम टू में जाने वाली है। ठीक है, तो अगर ये मान लो डेंसर है, तो ये भी समझ में आता है कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ से। तो लेट सपोज ये बेंड होगी ऐसे। ये आपके पास रे है। अब ध्यान समझना, जब तक रे टू सी से बी पॉइंट तक पहुंचेगी, उतने टाइम में ये वाली रे क्या कुछ पॉइंट डी तक पहुंच गई होगी? इसमें कोई डाउट? हाँ, ये पॉइंट डी तक पहुंच गई होगी। अब ध्यान समझना, हाँ ठीक है, ये पॉइंट डी तक पहुंच गई होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और मुझे बताना, अगर इस मीडियम में स्पीड v1 है और इस मीडियम में स्पीड आपके पास v2 है, तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो v1 होगा वो v2 से ज्यादा होगा। बोले इसमें किसको डाउट है? ये पता है ना कि जो वेलोसिटी होती है, हाँ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब v1 अपान v2 इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन। ये हमने पहले ही बात कर लिया है। पहले इसमें किसी को डाउट है तो बोल लो। आई थिंक होना नहीं। हाँ ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान समझना। तो ये समझ में आता है कि जितने टाइम में ये सेकेंड वाली रे सी से बी तक पहुंची होगी, उतने टाइम में ये वाली रे ए से डी तक पहुंच गई होगी। अब मैं कुछ चीज और लिख रहा हूं। मान लो ये टी टाइम लगा सेकेंड वाली रे को सी से बी तक पहुंचने में, और फर्स्ट वाली रे को ए से डी तक पहुंचने में। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एडी जो है, ये बराबर होगा वी टू इंटू टी के। इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है। और जो बीसी बराबर होगा, वो बराबर होगा वी वन इंटू टी के। इसमें किसी को डाउट है कुछ? नहीं होगा, इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है, अब ध्यान समझना। अब जो ये वाली रे है, ठीक है, इसका नॉर्मल ये है, इसका ओरिजिनल पाथ ये था। ठीक है, ये भी क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये भी अपनी बेंड कर गई। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड कर गई। ध्यान से देखना ऐसे। और ये रे ऐसे चली जाएगी। फिर आगे क्या होगा, फिर इनका वेव फ्रंट ऐसे अपना ट्रेवल करेगा, ये वेव फ्रंट। ठीक है, फिर ये दोनों रे तो पैरेलल ही हो जाएंगी ना इस मीडियम में आके। हाँ, टाइम को सपोज टी टाइम लगा, जितने टाइम में सेकेंड रे सी से बी पहुंची, उतने ही टाइम में फर्स्ट रे ए से डी पहुंच चुकी है। तो आप एडी को ये लिख सकते हो और बीसी को ये लिख सकते हो, क्योंकि मीडियम अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। ठीक है। अब हाँ, उसके बाद जब ये सेकेंड वाली रे मीडियम टू में इंटर कर जाएगी, फिर से देखो इनका वेव फ्रंट ये बनेगा, और फिर से ये लाइट आगे ऐसा अपना ट्रेवल करती रहेगी। ठीक है, और ये दोनों लाइट फिर से अपनी पैरेलल बन जाएंगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। अब इस एंगल को एक बार के लिए मैं आर बोल देता हूं। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं पता है, हमको तो प्रूफ करना है रिफ्लेक्शन को। ठीक है, अगर हमने प्रूफ कर दिया स्नेल्स लॉ वाला जो भी रिलेशन था, तो मान लो हमने रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल मान लो आर है, मैं इस एंगल को भी आर ले सकता था, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये एंगल भी आर ही है, और ये एंगल भी आर ही है। ठीक है, बस मैं प्रूफ करने के लिए इस एंगल को मैं दिखा रहा हूं। अब कुछ कुछ चीजें मुझे बताना बस। अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है, कोई मुझे ये बता दे ये एंगल कितना होगा। एक सेकंड, ये वाला एंगल, ये आई, ये एंगल आई है, तो ये एंगल आपके पास होगा 90 माइनस आई, तो ये एंगल आपके पास होगा आई। उसी प्रकार अगर ये एंगल आपके पास आर है, तो ये एंगल आपके पास होगा 90 माइनस आर, और अगेन ये एंगल आपके पास होगा आर। पहले बोलो इसमें किसी को डाउट हो तो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या मैं एडी को और बीसी को, या फिर एबी के टर्म में लिख सकता हूं क्या कुछ एडी को? एबी के टर्म में बताओ, चलो एबी के टर्म में। मैं एडी और बीसी को एबी के टर्म में लिखना चाहता हूं, मुझे बताओ एडी को मैं क्या लिख सकता हूं? और मैंने ये थोड़ा सा गलत भी बना दिया है, आपने कुछ बोला भी नहीं, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे पहला वेव फ्रंट तो ये होगा। ये एंगल आर,
और अगेन ये एंगल आर। ये मैंने जो चेंज किया ये सही किया गलत किया? हाँ वो तो ठीक है ना, ये एंगल अगर आर है तो ये आपके पास 90 माइनस आर है ये वाला, तो ये आर ही तो हुआ ना। हाँ वो तो आ रही है। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये मैंने वेव फ्रंट को जो चेंज किया ये चेंज क्यों किया? क्या गलत था इसके पहले वाले डायग्राम में? देखो, जब सेकंड वाली रे सी से बी पहुंची थी तब फर्स्ट वाली रे ए से डी पहुंची थी। तो बी और डी ये सेम जगह पर होंगे। बताओ एडी कितना, क्या एडी को मैं ये लिख सकता हूं क्या, इट इज द ए बी साइन आर? हाँ ठीक है। उसी प्रकार मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं, देखो मैं बीसी को लिख सकता हूं ए बी साइन आई। इसमें डाउट है? मैं करता हूं फिर से एक्सप्लेन, ट्राई करता हूं, ठीक है। देखो, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वी टू इंटू टी इक्वल टू मेरे पास आ गया ए बी साइन आर, और इक्वल टू वी वन इंटू टी इक्वल टू मेरे पास आ गया ए बी साइन आई। ठीक है। अब यहां से क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब सिंपली का आप एक काम करो, 1/2 कर दो। तो जैसे आप 1/2 करोगे आपके पास आ जाएगा V2/V1 इक्वल टू साइन आर और डिवाइड बाई साइन आई। और चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, μ1/μ2। अरे प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया स्नेल्स लॉ? हाँ ठीक है, तो बस यही था। आपको ऐसे याद होगा ना कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू μ2/μ1, तो बस हो गया, यही तो है। तो हमने हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना, अलग से डायग्राम बना के। देखो मैं फिर से करता हूं एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन को, इस बार ध्यान समझना। रिफ्रैक्शन को मैं करता हूं फिर से एक्सप्लेन, ठीक है। क्या था हमारे पास, ये लेट सपोज इंटरफेस है, ठीक है। ऊपर हमारे पास मीडियम म्यू1 है, नीचे मीडियम म्यू2 है, इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें वेलोसिटी v2 है। तो हमको ये पता है कि अगर ये बोल दिया गया कि म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है तो v2 ग्रेटर देन v1, सॉरी v2 लेस देन v1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 लेकर के ही इसको हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे ही प्रूफ कर लो फर्क नहीं पड़ता है। केवल अगर हमको कुछ पता है तो अपने कहानी को आसान करने के लिए और समझने के लिए वो है बस। आप बोर्ड में तो कोई ये थोड़ी ना कोई देखता आपने कैसे प्रूफ किया है। अरे क्या बोर्ड में आपका डायग्राम देखकर कोई ये बता सकता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल है? हाँ, तो आपको बस नंबर लेना है प्रूफ करके। देखो, अब मुझे पता है कि जो लाइट आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है, सूर्य भगवान से, ठीक है। तो जो लाइट रे अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो वो बिल्कुल पैरेलल आएंगी। ये लाइट रे आपके पास, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट होंगी हमको वो समझ में आता है कि परपेंडिकुलर होंगी, ऐसे। ठीक है, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था वेव फ्रंट कैसे बना था। वो बना करके कि ये आपके पास दो वेव हैं, ठीक है। एक वेव आपके पास ये है, दूसरी वेव आपके पास ये है। तो आप सेम फेज वाले पॉइंट को मिला दो तो ये आपके पास वेव फ्रंट बन जाएंगे, ये जो आपको दिखाया गया है। और रे आपके पास ये है, एक रे ये है और दूसरी रे आपके पास ये, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर इंसिडेंस हुई तो मान लो ये एंगल जो इसने नॉर्मल के साथ बनाया, लेट सपोज ये आपके पास एंगल आई है, तो सेम एंगल ये भी बनाएगी जब ये यहाँ पर गिरेगी, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि अगर मेरे पास ये रे 1 है और अगर मेरे पास ये रे 2 है, तो जब तक 1 वाली रे पॉइंट ए पर पहुंची होगी तब तक सेकंड वाली रे अभी पॉइंट सी तक ही रही होगी, ठीक है। अभी पॉइंट सी तक ही रही होगी। इसका मतलब ये है, जब तक सेकंड वाला रे आकर के यहां पर टकराएगा, मतलब जब तक वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा तब तक जो ए वाला रे है, मतलब जो फर्स्ट रे है, वो इस मीडियम में चली गई होगी, ये कुछ ऐसे। और ये एंगल आपके पास आर बना होगा, ठीक है। तो मैंने वो बोला कि जब तक सेकेंड रे सी से बी पहुंचेगी तब तक फर्स्ट वाली रे ए से डी पहुंच गई होगी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मेरे पास डी है, ठीक है। तो मैंने यही बोला था कि लेट सपोज मेरे पास टाइम टी लगा है कि रे 2 सी से बी पहुंची है, रे 2 टी टाइम में लेट सपोज सी से बी पहुंची है, और रे 1 आपके पास ए से डी पहुंची है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। मैंने कहा उसके बाद क्या होगा, तो मैंने कहा देखो उसके बाद अब रे 2 भी यहां पहुंच चुकी है, अब ये भी यहां पर टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी और फिर ये अपना भी आगे ट्रेवल करेगी और ये भी एंगल आर ही बनाएगी क्योंकि रे तो आइडेंटिकल थी, ठीक है। और ये अपनी रे ऐसे चली गई,
तो अगेन अब से फिर भी रे वन और रे टू अगेन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और वो अपना ट्रेवल करती रहेंगी। मैंने कहा अब देखो इनका वेव फ्रंट इस मीडियम में ऐसे आगे ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है, कि ये आपके पास यहां पर और ये आपके पास पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और फिर ये इसका वेव फ्रंट ऐसे ऐसे आगे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये कहानी मैंने बोला। अब मैंने कहा देखो ये एंगल आर है, ये एंगल भी आई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप ये लिख सकते हो कि जो आपके पास एडी है उसको आप लिख सकते हो V2 × T, और आपके पास जो BC है उसको आप लिख सकते हो V1 × T। मैंने ये बोला था। फिर मैंने कहा अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आपके पास 90 - आई है और ये एंगल भी आपके पास आई है। उसी प्रकार अगर ये एंगल आर है तो ये 90 - आर है और ये एंगल भी आपके पास आर है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि मैं ये चाहता हूं कि एडी और बीसी को एबी के टर्म में लिखना। तो मैंने कहा देखो एडी को आप क्या लिख सकते हो, एडी को आप लिख सकते हो AB साइन आर। उसी प्रकार आप बीसी को क्या लिख सकते हो, AB साइन आई, ठीक है। फिर मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप 2 डिवाइड बाई 1 कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा V1/V2 और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा μ2/μ1। और ये आपने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कितने लोग को अब समझ में आ गया? अब आगे मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको भी प्रूव करना है, ठीक। अब ध्यान से देखना रिफ्लेक्शन कैसे हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अगेन आपके पास ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अगेन आपके पास रे आ रही है ऐसे, तो रे क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही है तो रे समझ में आता है बिल्कुल पैरेलल ही होंगे। तो एक रे मेरे पास ये हो गया और दूसरा रे मेरे पास ये हो गया, ठीक है। ये लेट सपोज रे 1 है और ये मेरे पास रे 2 है, ठीक है। तो इनके जो वेव फ्रंट होंगे वो ऐसे ट्रेवल कर रहे होंगे, ये इनके वेव फ्रंट है ऐसे, ठीक है। तो समझ में आता है कि जब तक फर्स्ट वाली रे इस पॉइंट पर पहुंची होगी जिसको मैं पॉइंट ए बोल रहा हूं, तब तक जो सेकेंड वाली रे है उतने टाइम में अभी पॉइंट सी तक ही पहुंची होगी, इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट वाली रे तो यहां पहुंच चुकी है, ठीक है, तो यहां सब क्या होगी, अब ये तो होने वाली होगी रिफ्लेक्ट। तो अगर ये एंगल मेरे पास आई है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे चली गई होगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे चली गई होगी, ठीक है। मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, ठीक है। देखो एंगल तो कुछ भी आप एज्यूम कर लो, आर पी कुछ भी, आपको तो प्रूफ करना है आई इक्वल टू आर बस, ठीक है। तो चलो मैं इसको एंगल आर को आर ही मान लेता हूं, हमको प्रूफ करना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, तो हम ये प्रूफ कर देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। अब ध्यान समझना, अभी फर्स्ट वाली रे पॉइंट ए पर पहुंची थी, सेकेंड वाली रे पॉइंट सी तक पहुंची थी। जब तक सेकेंड वाली रे पॉइंट सी से पॉइंट बी तक पहुंचेगी, ठीक है, उतने टाइम में जो फर्स्ट रे है वो किसी पॉइंट डी तक पहुंच चुकी होगी। बोले इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब हाँ ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूं उसको मुझे बताना। मान लो सपोज टाइम टी लगा, ठीक है, रे टू को सी से बी तक पहुंचने में, ठीक है, उतने ही टाइम में जो मेरी रे 1 है वो पहुंच चुकी होगी ए से डी, ठीक है। अब क्योंकि मीडियम सेम है तो दोनों रे की वेलोसिटी भी सेम होगी, ये भी समझ में आता है मुझे। मतलब मैं एडी को लिखूंगा V × T और मैं BC को भी लिखूंगा V × T। पहले इसमें डाउट है? नहीं होगा डाउट, आई थिंक डाउट है क्या इसमें? हाँ ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे अपनी चली जाएगी, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर कैसे चली गई, ठीक है। और इसने भी नॉर्मल के साथ ये एंगल समझ में आ रहा है कि इसने भी ये आई ही बनाया होगा और ये एंगल इसने भी आर ही बनाया होगा, क्योंकि दोनों जो रे थी वो पैरेलल थी, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा, इनका वेव फ्रंट अपना ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा। तो अब से इनका वेव फ्रंट ये हो गया, डी को 20 मिलाओ एक वेव फ्रंट, ठीक है। फिर उसी प्रकार ये इसका अगला वेव फ्रंट और ये फिर ऐसे ट्रेवल करते हुए आगे मूव करेगी,
ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस अगर ये एंगल मेरे पास आई है, मैं यहां से एक बार के लिए आर को हटाता हूं, ठीक है, और यहां से एक बार के लिए मैं आई को हटाता हूं, बस आप इधर के आई उधर के आर पर फोकस करना। ठीक है, अगर ये एंगल मेरे पास आई है तो ये एंगल 90 माइनस आई होगा। अरे ये एंगल 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास अगेन आई होगा। उसी प्रकार अगर ये एंगल मेरे पास आर है, ठीक है, अगर ये एंगल मेरे पास आर है तो ध्यान से देखना, ये वाली रे है और इसका वेव फ्रंट ये है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस आर होगा। हाँ, तो ये वाला एंगल आर होगा। अच्छा, कितने लोग को आई और आर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूं? सही से बताना, मैं बता दूंगा, नहीं तो आप बाद में समझ में नहीं आएगा, आप रटोगे बस। देखो, रे अगर आपकी ये है ना, ठीक है, और अगर आपके पास ये आपकी वेव फ्रंट है, ये क्या है, वेव फ्रंट है, और ये आपकी क्या है, रे है, तो आपको बस इतना पता है कि रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे देखो, ये आपकी रे थी, ये, ठीक है, ये आपके पास रे था और इसका ये वेव फ्रंट था, ये वाला, ये इसका वेव फ्रंट था, तो ये टोटल एंगल 90 होता। तो अगर ये आपके पास आई है, इतना एंगल अगर आई है, तो ये एंगल आपके पास 90 माइनस आई होगा, तो अगेन ये एंगल आपके पास फिर आई हो जाएगा, ये वाला। अरे समझ में आया? देखो, ये 90 है, तो अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, तो ये आई होगा। उसी प्रकार ये आपके पास रे 2 है और इसका वेव फ्रंट देखो ये है, इनके बीच में 90 एंगल होगा। अगर ये आपके पास आर है तो ये आपके पास 90 माइनस आर होगा, तो अगेन ये वाला एंगल आपके पास आर होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस अगेन आप एक काम करो कि एडी को आप एबी के टर्म में लिख लो और बीसी को भी आप एबी के ही टर्म में लिखो। तो देखो, एडी को मैं लिख सकता हूं एबी साइन की, साइन आर की साइन आई, बोलो। हाँ, साइन क्या, साइन आर, हाँ, और ये मेरे पास हो गया ए बी साइन आर। ठीक है, तो बस देखो हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप अगर 1/2 कर दो या फिर कुछ भी कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, साइन आर इक्वल टू साइन आई। तो आपने प्रूफ कर दिया ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अरे समझ में आया ये पूरा? हाँ ठीक है, देखो इसके डेरिवेशन में कुछ नहीं है, सारी कहानी है समझने में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिराइव भी नहीं कर पाओगे हुआ क्या क्या है। ठीक है, अब अ, आगे ना मुझे एक चीज एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कितने लोग को पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? जब किसी एक पॉइंट को दो एसएचएम मिलता है तो उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सोर्स ये है S1, अगर आपके पास ये एक सोर्स है S2, ठीक है, इससे कोई वेव चल करके आ रही है Y1 और इससे कोई वेव चल करके आ रही है Y2, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को, इस P वाले पॉइंट को दो वेव मिले हैं, एक Y1 वाला और एक Y2 वाला, तो हम बोलेंगे कि यहां पर ये सुपरपोजिशन हुआ है इनका। ठीक है, तो क्योंकि अब ये वेव है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहां पर इस वाले पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो पहले वाले वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे वाले का y2 है, तो इस p वाले पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है वो होगा दोनों का वेक्टर सम, मतलब y1 और प्लस y2। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब एक पॉइंट को दो वेव मिल रहे होते हैं तो उस वेव का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों वेव के वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ये होता है आपके पास बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब मुझे देखो यहां पर ना वेव ऑप्टिक्स में दो चीज को डिराइव करना है, एक एम्पलीट्यूड और दूसरा इंटेंसिटी। एक एम्पलीट्यूड और दूसरा इंटेंसिटी, ध्यान से देखना। ठीक है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कोई बस ये जानता है कोवरेंट और इनकोवरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? हाँ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एग्जैक्टली। देखो होता क्या है ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि एक पॉइंट का जो फेज डिफरेंस हो गया वो फिक्स हो गया, वो टाइम के साथ नहीं चेंज हो सकता है।
कोवेलेंट सोर्स का फेज डिफरेंस तभी चेंज होगा जब आप पॉइंट को ही चेंज कर दो, मतलब जब आप पोजीशन को ही चेंज कर दो तभी उनका फेज चेंज होगा। एक पॉइंट पर फेज कांस्टेंट होगा, वो नहीं वेरी करेगा टाइम के साथ। ठीक है, मतलब क्या समझना, मान लो आपके पास एक सोर्स ये है और दूसरा सोर्स आपके पास ये है, ठीक है, ये दोनों आए लेट सपोज, और ये यहां पर आकर के लेट सपोज ये मीट कर गए। ठीक है, पहले वाले सोर्स का जो इक्वेशन है y1 इसके वेव का, वो लेट सपोज हमारे पास है a1 साइन ओमेगा टी और प्लस के x1। ठीक है, और हमारे पास जो y2 है ये हमारे पास है a2 साइन ओमेगा टी और प्लस के x2। ठीक है, तो इस P वाले पॉइंट पर जहां पर ये दोनों आकर के इंटरफेस की हैं, जहां पर दोनों आकर के सुपर पोजिशन हो गया इन दोनों का, मिली है, ठीक है, इस वाले पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस P वाले पॉइंट का, ठीक है, वो हमारे पास होगा इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब y1 और प्लस y2। ठीक है, अब इसका फेज डिफरेंस कितना बता सकता है कोई y1 और y2 के बीच में? देखो, क्योंकि y1 y2 के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वही इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वेव का फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, k इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, और प्लस एक और टर्म आता है, हाँ एक टर्म और आता है t ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। लेकिन इस केस में दिक्कत क्या है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों के दोनों ओमेगा ही हैं, तो ये जीरो हो गया। तो इस केस में फेज डिफरेंस आपका बस ये है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा? ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा? टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? यहाँ पर टाइम का क्या टर्म आया है? हाँ, टाइम तो कैंसिल आउट हो गया ना। यहाँ तो के x2 माइनस x1 है ना, x तो क्या है, पोजीशन है ना, और के क्या है, ये तो कांस्टेंट होता है 2 पाई बाई लैम्डा, वेव नंबर होता है वो तो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब आपके पास ये जो सोर्स है ना, ये आपके पास कोहेरेंट सोर्स होंगे, ये आपके पास कोहेरेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, तो इनकोहेरेंट सोर्सेस कैसे होते हैं, देखो ऐसे, अगर आपके पास ये सोर्स S1 है, ये आपके पास सोर्स S2 है, ध्यान से देखना, ये अगेन ये वेव आई, ये वेव आई यहाँ पर इंटरफेस कर गए, मतलब यहाँ पर मीट कर गए, ये पॉइंट P है, ये आपके पास पहली वेव है। लेट सपोज ये मेरे पास है a साइन ओमेगा 1 इंटू टी और प्लस के x1, और ये मेरे पास दूसरी वेव है y2, और ये मेरे पास है a या फिर a1 a2 ले लो, साइन ओमेगा 2t और प्लस का के x2। ठीक है, तो इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आता है, वो तो मेरे पास होगा y1 प्लस y1 प्लस y2। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनके फेज के बारे में बात करूं तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई जो है वो बराबर है टी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और प्लस के x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो फेज डिफरेंस है ये टाइम के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, हाँ ये करेगा। तो ये जो सोर्सेस है ना, ये हमारे पास हो जाएंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस, इनकोहेरेंट सोर्सेस। आई थिंक अब आपको समझ में इतना तो आ गया होगा कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस होते क्या क्या है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब हम जो आगे बात कर रहे हैं ना अभी कुछ टाइम के लिए, वो हम कोहेरेंट सोर्स के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, मतलब उनका फेज टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखना फिर से मैं आता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। ठीक है, अगर ये आपके पास एक वेव है जो कि S1 सोर्स से आया, ये आपके पास दूसरा वेव है जो कि S2 सोर्स से आया, और इनका ये दोनों दोनों सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट है। ठीक है, S1 एंड S2 आर कोहेरेंट, पहली बात, ये हमारे पास कोहेरेंट है। ठीक है, अब मान लो इस वाले का एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड लेट सपोज A2 है। ठीक है, या तो मैं वे भी लिख देता हूं, चलो A1 ये मेरे पास हो गया साइन ओमेगा टी और प्लस का के x1, और ये मेरे पास हो गया A2 साइन
ओमेगा टी और प्लस का के x2, ठीक है, ये हमारे पास है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास A2 है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इस केस में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो बराबर है k इंटू x2 माइनस x1 के, ठीक है। और k क्या होता है, k इट इज अ वेव नंबर, इसका नाम है ना, इसको वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। और k इक्वल कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो आपके पास जो फेज डिफरेंस हो गया ना डेल्टा फाई, वो बराबर हो गया 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू डेल्टा x2 माइनस x1 को मैंने डेल्टा x लिख दिया और कुछ नहीं, सही है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस P वाले पॉइंट का, ठीक है, अगर मैं इसके नेट एम्पलीट्यूड के बारे में बात करूं कि इसका नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो आप कहोगे इसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि आप वेक्टर सम कर रहे हो, इसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2, 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। पहले इसमें किसी को डाउट कि नेट एम्पलीट्यूड यही होगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके पास नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन करके आएगा, ठीक। अब दूसरी कहानी, क्या ये पता है सबको कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई इज द इंटेंसिटी, नहीं पता है तो ठीक है, ठीक है। अब जान लो कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप प्रोपोर्शनल हटा करके एक बार के लिए आप, मैं कांस्टेंट लिख देता हूं, और के नहीं, के मत लिखो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। लेट सपोज मैंने यहां पर लिख दिया, पी लिख देता हूं एक बार के लिए, PA², ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं I1 को लिख सकता हूं, आई, तो एक सेकंड, मैं I1 को लिख सकता हूं P इंटू A1 का स्क्वायर, P इंटू A1 का स्क्वायर, और मैं I2 को इसी प्रकार क्या लिख सकता हूं, P इंटू A2 का स्क्वायर। पहले इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, आई थिंक, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, अगर मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहां से आ जाएगा ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक। अब क्या मैं ए रिजल्टेंट स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूं आई रिजल्टेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई पी से, उसी प्रकार मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं I1 का स्क्वायर डिवाइड बाई पी से, इसको रिप्लेस कर सकता हूं I2 का स्क्वायर डिवाइड बाई पी से, उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I1 डिवाइड बाई पी इंटू I2 डिवाइड बाई पी, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, कॉस डेल्टा फाई। चलिए इसमें किसी को डाउट है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ गलत किया है तो बोलो। गलत नहीं किया है मैंने, मुझे ये बताओ, यहां पर आई आ रहा है कि इसका स्क्वायर आएगा, तो और यहां पर ये अंडरूट आएगा, ये अंडरूट, ये अंडरूट, और ये भी अंडरूट और ये भी अंडरूट, ठीक है। तो यहां से देखो, हाँ ठीक है, तो यहां से देखना, मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूं। तो हमारे पास क्या आ गया था, आई आर, मतलब रिजल्टेड इंटेंसिटी डिवाइड बाई पी इक्वल टू, ये आ गया था I1 डिवाइड बाई पी प्लस I2 डिवाइड बाई पी और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ I1 I2 डिवाइड बाई पी और इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो आप चाहो तो ये पी तो कांस्टेंट है, आप इसको हटा दो, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो नेट इंटेंसिटी बोलो या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोलो, उसका फॉर्मूला निकल करके आता है I1 प्लस I2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ये समझ में आया कैसे निकल करके आया, हाँ ठीक है। तो आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर बोर्ड में पूछता हो तो आप डेरिवेशन भी पता कर लेना, वैसे पर कुछ हार्ड तो है नहीं डेरिवेशन करना, ठीक है। ये आपके पास नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, और आपके पास जो रिजल्टेंट या फिर नेट आपके पास जो एम्पलीट्यूड था, मैं उसको भी एक बार लिख देता हूं कि वो आपके पास था A1 का स्क्वायर
प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कॉस डेल्टा फाइव, इसमें भी कोई डाउट किसी को नहीं हो, ठीक है। अब अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के बारे में बात करूं तो कोई मुझे बता सकता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो सकता है और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है? बताओ, कोई तो बताओ। अरे, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो सकता है? कॉस डेल्टा फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तभी तो हो सकती है जब कॉस डेल्टा फाइव मैक्सिमम देगा, क्योंकि सब ऐड है ना, ठीक है। देखो, हाँ ठीक है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास आ सकती है, क्या वो ये मैं सही लिख रहा हूं कि ये अंडर द रूट ऑफ I1 प्लस अंडर द रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर होगा? सही है? बोलो। हाँ, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, देखो I1 अंडर रूट में I1 का स्क्वायर I1 होगा, अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर I2 होगा, प्लस 2AB, तो 2 अंडर रूट में I1 इंटू अंडर रूट में I2, और कॉस डेल्टा फाइव तो 1 हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है। उसी प्रकार हमारे पास जो मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है वो हमारे पास होगी अंडर द रूट ऑफ I1 और माइनस अंडर द रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। ये उसी प्रकार कोई मुझे ये बता दे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, बस ये दो चीज। और A1 प्लस A2 या फिर अंडर रूट में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर? अरे नहीं, हाँ मैक्सिमम तभी जब कॉस डेल्टा फाइव 1 होगा। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, बस मुझे बताना ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। क्या प्लस माइनस आगे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? या फिर ये कोई ऐसा रूल है क्या कि अंडर रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर हो, जब उसको बाहर निकालो तो आगे प्लस माइनस लगा लेना चाहिए, या फिर कुछ भी? अगर अंडर रूट के अंदर किसी चीज का होल स्क्वायर हो तो जब इसको बाहर निकालते हैं तो आगे प्लस माइनस लगा करके बाहर निकालते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस लगा देते हैं, अगर बुक में लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। और मिनिमम कितना हो सकता है? A1 माइनस A2, ठीक है। और मैक्सिमम A1 प्लस A2, ठीक है। आप A1 प्लस A2 भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें कोई किसी को दिक्कत है कि मैक्सिमम मिनिमम ये मैंने कैसे डिराइव कर दिया? हाँ, ये बताओ क्या होगा, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या दे रखा है? पहली बात, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव, मतलब गिवन है हमको I1 अपॉन I2। पहली बात, ये I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी है? 9/16, ठीक है। अगर आप चाहो इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 3/4, कुछ भी लिखा जा सकता है, मैं तो वो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब रेशियो किसका पूछा है? मैक्सिमम इंटेंसिटी और डिवाइड बाई मिनिमम इंटेंसिटी का। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो मेरे पास होती है अंडर द रूट ऑफ, सॉरी, नॉट अंडर द रूट ऑफ, अंडर रूट में I1 और प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या लिख दिया था? अरे सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो, मुझे क्या पता है? I1 अपन I2, मुझे I1 और I2 नहीं पता है, मुझे I1 अपन I2 पता है, तो क्या करो, ऊपर से और नीचे से अंडर रूट में I2 को कॉमन ले लो। देखो, अगर ऊपर से आप अंडर रूट में I2 को कॉमन लोगे तो अंदर तो आपके पास क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ I1 अपॉन I2, और आपने अंडर रूट में I2 को कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 बचेगा, और बाहर आपको I2 दिखेगा, दिखेगा। हाँ ठीक है, उसी प्रकार यहां से भी आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2, और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, और अगेन यहाँ भी आपको I2 बाहर दिखेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से आप ये देखो कि आपके पास अंडर द रूट ऑफ I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी है?
तो वो आपके पास 3/4 है। ठीक है, अब क्या है, इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर दो। तो कितना हो गया ये 3/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3/4 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ गया 7/4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई -1/4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 49/1। आया था किसी का ये आंसर? चलो एक ट्राई करो, और एक और ट्राई करो, और ये सही होना चाहिए। हाँ सही है, चलो कोई इसको ट्राई करो। मुझे ये बताओ, क्या मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं क्या मैं? तो देखो अब यहाँ पे A1 कितना दे रखा है 5, A2 कितना दे रखा है 3। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि A मैक्सिमम अपान A मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। तो A मैक्सिमम कितना होगा, सिंपली A1 प्लस A2, और A मिनिमम कितना होगा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया 5 + 3 और डिवाइड बाई 5 - 3। इसका मतलब ये आ गया 8/2, मतलब ये आ गया 4:1। ठीक है, और इसके बाद अगर आप आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के रेशियो के बारे में बात करोगे, तो इट इज द इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए मैक्सिमम का स्क्वायर और डिवाइड बाई ए मिनिमम का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 16/1। ठीक है, एक तुम लोग और करो। चलो A1/A2 का जो रेशियो है, A1/A2, वो लेट सपोज कुछ भी ले लो, चलो 2/3 ले लेते हैं। और मुझे बताओ फाइंड आई मैक्सिमम डिवाइड बाई आई मिनिमम। देखो दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो ये है, या तो आप आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम को सिंपली क्या लिख लो कि इट इज द इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सही है, ये लिख सकते हैं ना इसको? हाँ ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है ए मैक्सिमम का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई ए मिनिमम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आपके पास आ जाएगा, अगर मुझे A1/A2 बनाना है तो ऊपर से आप A2 को कॉमन खींच दो। ठीक है, तो ऊपर से अगर A2 को कॉमन खींच देंगे तो बाहर A2 स्क्वायर बन करके बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे से भी कॉमन खींच दो, तो ये हो जाएगा A1/A2 और -1 का होल स्क्वायर, और यहां से भी ये बाहर आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस पुट करना था आपको फिर 2/3 और +1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2/3 और -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये 25/1। हाँ ठीक है, हो गया ना, ये समझ में आ गया ना? करो करो, इसको ट्राई करो। ये आपके पास एयर है, ये आपके पास वाटर है, जो भी हो तो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये आपके पास एक लाइट रे यहाँ पर आई, ठीक है, और ये आपके पास नॉर्मल है। ठीक है, मैं यहाँ से दो रे आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग कलर से, एक जो कि रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, दूसरी रे जो कि रिफ्लेक्ट होकर के इस मीडियम में आ गई। ठीक है, ऐसे आप मुझे ये बताओ, अगर इस रेड वाली रे की वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f1 है और वेलोसिटी v1 है, वेवलेंथ λ1 है, तो ये जो ग्रीन कलर वाली आपके पास लाइट है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 की कुछ और? सेम मीडियम में कोई चीज चेंज होती है? तो इसकी वेलोसिटी v1 रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, वेवलेंथ भी वही रहेगा। लेकिन जब ये इस मीडियम में आई तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होकर कुछ v2 हो जाएगा और वेवलेंथ चेंज होकर के कुछ λ2 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी अभी भी f1 ही रहेगी। ये अभी भी
और ये λ2 हो जाएगा, बस। ठीक है, तो पहले केस का आंसर क्या हो जाएगा ए वाले के लिए? वेवलेंथ आपके पास 580 नैनोमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी जो भी रहेगी, अगर एफ है तो एफ ही रहेगी, और वेलोसिटी इसने दे नहीं रखा है तो आप स्पीड ऑफ लाइट ही ले लो, मैं तो कहूंगा। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और बी वाले केस के लिए ये मैंने लेट किया है, ठीक है, वैसे पर इसको मेंशन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसने लाइट लिख रखा है, तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बी वाले केस में आपका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 589, और डिवाइड बाई 1.33, इतना नैनोमीटर। और वेलोसिटी कितना हो जाएगा सी डैश? ये भी हो जाएगा 3 × 10⁸ और डिवाइड बाई 1.33, इतना मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी पहले भी उतनी थी, फ्रीक्वेंसी अब भी उतनी ही रहेगी। क्या आ गया समझ में? हाँ, चलो इसको करो। तो जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो हो जाएगी 3 × 10⁸, जो कि वैक्यूम में था, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1.5। हाँ, तो 1.5 को हम शायद 3/2 भी लिखते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ,